गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 21 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। और इस वीडियो के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और टॉपिक है वो हमने एज़ यूजुअल द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जागरण जैसे जो प्रमुख न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से उठाए हैं। और ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आगे आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना भी रहती है। और साथ ही साथ देश विदेश में क्या चल रहा है और आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी ये वीडियो काफ़ी काम आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हमारी बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में एक सरकारी कर्मचारी को बंधारणीय अनुच्छेद 311(1) ब के तहत नौकरी से बर्खास्त किया है? तो हाल ही में किस राज्य में हुआ है? तो इसका उत्तर है बी, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक सरकारी कर्मचारी को बंधारणीय अनुच्छेद 311(1) ब के तहत नौकरी से बर्खास्त किया गया है। तो अब ये 311(2)(b) के तहत इसे बर्खास्त किया गया है, तो उसके रिलेटेड जो डिटेल है वो जान लेते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के एक निलंबित अधिकारी को मुंबई पुलिस आयुक्त ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अब लोक सेवकों के लिए प्राप्त संरक्षोपाय यानी कि अनुच्छेद 311(1) और 311(2) इसमें कौन कौन सी डिटेल शामिल होती है और ये किसका समावेश करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 311(1) क्या दर्शाता है? तो 311(1) के अनुसार किसी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। और 311(2) क्या कहता है कि 311(2) के अनुसार किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बगैर उसे पदयुक्त अथवा पद से हटाया जाएगा या अहदे में अवनत नहीं किया जाएगा। यानी कि 311(1) के तहत उसके खिलाफ जांच पड़ताल के बगैर उसको हटाया नहीं जा सकता और 311(2) के तहत उसे किसी जांच पड़ताल के बगैर भी उसे हटाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 311 इसके तहत क्या आता है? तो अनुच्छेद 311 का उद्देश्य लोक सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लोक सेवकों के लिए अनेक खिलाफ लगे आरोपों की जांच के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिए जाने का प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें मनमाने ढंग से सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सके। अब ये महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्लैंक द्वारा लंबे समय तक काम करने और उसके प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो इसका उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों यानी कि WHO और ILO इन दोनों के द्वारा लंबे समय तक काम करने और उसके प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अब ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा लंबे समय तक काम करने और इसके प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अब रिपोर्ट के जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो जान लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या मेन टॉपिक दर्शाए गए हैं। तो प्रति सप्ताह 55 घंटे या उससे अधिक काम करना स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। ज़्यादा कार्य घंटों के कारण वर्ष 2016 में हृदयाघात और इस्कीमिक हृदय रोगों इस्कीमिक हार्ट डिजीज अर्थात हार्ट फेल होने की वजह से 7,45,000 मौतें हुई, जो कि वर्ष 2000 के बाद से 29% अधिक है। और दूसरा है कि अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार प्रति सप्ताह 55 घंटे या उससे अधिक काम करने वालों के लिए प्रति सप्ताह 35 से 40 घंटे काम करने वालों की तुलना में हृदयाघात से मरने का खतरा 35% तथा इस्केमिक हृदय रोग से मरने का खतरा 17% अधिक हो जाता है। चलते हैं
ILO और WHO की तरफ, तो ILO का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और उसके हाल में चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है अपूर्व चंद्र। फिर है WHO, तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और उसके चेयरमैन है टेड्रोस अथामन ग्रिबेरियस। अब ये दो टॉपिक के रिलेटेड था, तो इनसे रिलेटेड ये बातें जान लेनी ज़रूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने न्याय संगत रूप से ब्लैंक पक्ष के लिए अपना दृढ़ समर्थन तथा दो राष्ट्रीय समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन पर अपनी अटल प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो इसका उत्तर है ए, पैलेस्टीन। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने न्याय संगत रूप से पैलेस्टीन पक्ष के लिए अपने दृढ़ समर्थन तथा दो राष्ट्रीय समाधान पर अपनी अटल प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब ये पैलेस्टीन क्या है, उसके रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने न्याय संगत रूप से फिलिस्तीन पक्ष के लिए अपना दृढ़ समर्थन तथा दो राष्ट्रीय समाधान पर अपनी अटल प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब इसकी पृष्ठभूमि, तो वर्तमान में इजराइल और गाजा पट्टी में लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में लगभग 200 फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं और अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों में लगभग आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। इजराइल में कम से कम 10 लोगों को मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अब इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ते हुए संघर्ष को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे पूर्ण स्तर से युद्ध में बदलने की चेतावनी दी है। ये गाजा पट्टी ये कहाँ पे आया है, तो गाजा पट्टी एक पूर्णतम कृत्रिम रूप से निर्मित रचना है, जिसे इजराइल के निर्माण के दौरान वर्ष 1948 में फिलिस्तीन की लगभग 3/4 विस्थापित, कुछ मामलों में निष्कासित अरब आबादी को बसाने के लिए तैयार किया गया था। अब इस दौरान अधिकांश शरणार्थी पड़ोसी देशों जैसे कि जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में बिखर गए और कुछ शरणार्थी आबादी वेस्ट बैंक में बस गई, जिस पर 1948 के बाद जॉर्डन ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब वर्तमान में गाजा पट्टी की कुल आबादी में से लगभग 70% आबादी शरणार्थी है। अब इजराइल से रिलेटेड है ये कुछ बातें, तो इजराइल से रिलेटेड कुछ मेन बातें वो जान लेते हैं। जैसे कि इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेलक और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू। ये कुछ बातें हैं जो इजराइल से रिलेटेड पूछी जा सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आर्कटिक क्षेत्रों में बढ़ रही सैन्य गतिविधियों पर किसने चिंता व्यक्त की, तो इसके उत्तर है सी, अमेरिका। यानी कि आर्कटिक क्षेत्रों में बढ़ रही सैन्य गतिविधियों पर अमेरिका ने अभी हाल में चिंता व्यक्त की है। तो अब बढ़ते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बातें में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बातें देखते हैं। तो आर्कटिक परिषद के विशेष मंत्रियों की होने वाली बैठक की पूर्व संध्या पर अमेरिका ने आर्कटिक क्षेत्र में हो रही सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी के बारे में चिंता व्यक्त की है। रूस द्वारा इस सामरिक क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों का बचाव करने के बाद अमेरिका द्वारा यह विषय उठाया गया था। अब इससे संबंधित जो चिंता है वो भी देख लेते हैं। तो आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की होने वाली वृद्धि से संभावित दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और ये इस क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और स्थायी भविष्य के साझा लक्ष्य को कमजोर करती है। हालांकि वर्षों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के आर्कटिक क्षेत्र को एक रणनीतिक प्राथमिकता बना दिया है और सैन्य अवसंरचनाओं तथा खनिज निष्कर्षण हेतु निवेश करने का आदेश दिया है, जिससे आर्कटिक परिषद के सदस्यों में तनाव बढ़ गया है। अब आर्कटिक परिषद ये क्या है, तो उससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो आर्कटिक परिषद, आर्कटिक काउंसिल एक अंतर सरकारी मंच है जो आर्कटिक क्षेत्र के राष्ट्रों की सरकारों और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समक्ष आने वाले मुद्दों का समाधान करती है। यह किसी संधि पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो आम सहमति के आधार पर कार्य करती है और आर्कटिक परिषद के निर्णय, सिफारिशों या दिशा निर्देश गैर प्रवर्तनीय होते हैं और पूर्णतः राष्ट्र विशेष का विशेषाधिकार होते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में स्नो लेपर्ड पर किसने अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर है सी, WWF। तो हाल ही में WWF ने स्नो लेपर्ड पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। तब इस टॉपिक से रिलेटेड बातें देखते हैं। तो हाल ही में प्रकृति संरक्षण हेतु विश्व वन्य जीवन कोष यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा हिम तेंदुआ अनुसंधान के लगभग 100 साल हिम तेंदुआ क्षेत्र में जानकारी स्थिति की स्थानिक सुस्पष्ट समीक्षा ओवर 100 years of snow leopard research a spatiality exploit review of the state of knowledge in the snow leopard range शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। अब रिपोर्ट के मुख्य टॉपिक क्या है? तो 12 से अधिक एशियाई देशों में हिम तेंदुओं के 70% से अधिक आवास क्षेत्रों पर शोध नहीं किया गया है। हिम तेंदुआ पर सार्वजनिक अनुसंधान नेपाल, भारत और चीन द्वारा किए गए हैं और इन देशों के बाद मंगोलिया और पाकिस्तान का स्थान आता है। हिम तेंदुआ की आबादी का आकलन अब तक किए जाने वाले शोध का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके बावजूद बड़े आकार की इस बिल्ली प्रजाति के मात्र 3% से भी कम क्षेत्र के बारे में प्रचुर आंकड़े उपलब्ध हैं। वैश्विक स्तर पर एशिया के ऊंचे पहाड़ों पर अधिकतम लगभग 4000 हिम तेंदुए ही बचे हैं और इस बची हुई आबादी को निरंतर और उभरते हुए खतरों को सामना करना पड़ रहा है। WWF ने ये रिपोर्ट जारी किया है, तो उससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो पहले तो उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, जिसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, और जिसके CEO है कार्टर रॉबर्ट्स। और उसका एक लोगो दिखाया गया है हमारे स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में गूगल के द्वारा कौन सी नई सेवा शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है डी, न्यूज़ सॉक्स। तो हाल ही में गूगल ने न्यूज़ सॉक्स करके एक नई सेवा शुरू की है। तब इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो हाल ही में गूगल द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समाचार संगठनों सहित 30 समाचार प्रकाशकों को शामिल करते हुए भारत में एक समाचार प्रदर्शन मंजूषा अर्थात न्यूज़ सॉक्स शुरू करने की घोषणा की गई है। यह न्यूज़ सॉक्स पार्टनर प्रकाशकों को सामग्री का क्यूरेट करने की अनुमति देता है, जिसे गूगल के समाचार और खोज प्लेटफॉर्म पर स्टोरी पैनल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए प्रौद्योगिक फर्में प्रकाशकों को उनकी सामग्री का लाइसेंस देने, वॉल पर प्रदर्शित किए जाने वाली सामग्री तक का भुगतान करने वाले पाठकों के लिए सीमित पहुंच प्रदान करती है। अब वैश्विक स्तर पर जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जापान, UK, ऑस्ट्रेलिया, इटली और अर्जेंटीना सहित देशों में 700 से अधिक समाचार प्रकाशनों ने गूगल न्यूज़ सॉक्स के लिए अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस देश ने महासागर निगरानी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है बी, चीन ने। तो हाल ही में चीन ने महासागर निगरानी सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो हाल ही में चीन ने महासागर निगरानी सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि महासागरों पर 24 आवर्स निगरानी रखेगा, यानी कि 24 घंटे निगरानी रखेगा। और हाल ही में चीन ने मून मिशन के तहत ज़ीरोंग रिवर भी मून पर भेजा है, यानी कि हाल ही में चीन ने मून मिशन के अंतर्गत ज़ीरोंग रोवर, जो कि चीन का एक है, उसे मून पर भेजा है। अब ये चाइना द्वारा हुआ है, यानी कि चीन के द्वारा हुआ है, तो उससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के करंट प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और चाइना का मैप यहाँ पे दिखाया गया है आपको हमारी स्क्रीन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर है पुणे में। तो हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा का केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो पुणे में। अब इसका संदर्भ देख लेते। तो हाल ही में मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के साथ मिलकर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है। तो मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के साथ मिलकर किया है। तो नाबार्ड का बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई है 1982 में
इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में और इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है गोविंद राजुलू चिंताला। ये कुछ बातें हैं नाबार्ड से रिलेटेड जो जानकारी जान लेनी चाहिए, जो आगे जाके काम आ सकती है। अब आज के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्शन बॉन्ड तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम और केरल ने जोर शोर से चल रहे चुनावी अभियान के दौरान 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने यानी कि SBI ने 695.34 करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री की। वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत होने के बाद से किसी भी विधानसभा चुनाव के दौरान यह सार्वजनिक राशि की बॉन्ड्स बिक्री थी। तो अब चुनावी बॉन्ड्स और इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं? तो चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। इन बॉन्ड्स के लिए 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाते हैं और इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब इन बॉन्डों को जारी करने और बुनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया है। यह बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए वैध होते हैं और ये बॉन्ड किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में प्रदत्तित होते हैं। अब ये बॉन्ड केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों में प्रत्येक 10 दिन की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं, बशर्ते इसे भारत का नागरिक होना चाहिए और अथवा भारत में निगमित या स्थित होना चाहिए। कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है और बॉन्ड्स पर दान देने वालों के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।